गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं आपका। और यहाँ पर कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे अरुण, राजेश, रूबी, पवनेश, एहसान, इधर अब है गौतम, सुनील, राहुल, यश जी। मुझे जल्दी से बताइए कि लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, फटाफट से बताएं। हाँ बिल्कुल विनोद जी, पूरा हिसाब रखते हैं विनोद। मैं 3 मिनट लेट हो गया, लेकिन हाँ आप लेट मत होइएगा सिलेक्शन लेने में, बिल्कुल टाइम से ले लेना सिलेक्शन, नहीं तो फिर लोग ताने मारेंगे, समझ गए। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? मुझे फटाफट से बताइए कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे और कहाँ तक पढ़ चुके थे, उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। जी चन्हुदारू तक हुआ था, ओके शुक्रिया। स्टैटिक जीके का बैच, जी हाँ बिल्कुल स्टैटिक जीके का बैच तैयार है, रेडी है, और नेक्स्ट नहीं, इसी वीक के एंड से हम शुरू कर देंगे या अगले वीक से हम स्टार्ट कर देंगे। 22 तारीख अभी तक डेट निर्धारित की गई है, अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो मैं लाइव आकर आपको अनाउंस कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज पेड क्लास, जितने लोगों ने एडमिशन लेने थे वो एडमिशन हो चुके हैं और सारे के सारे लोग आकर जुड़ चुके हैं हिस्ट्री स्पेशल बैच में। हम पढ़ रहे थे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, जिसमें हम बात कर चुके हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हमने स्टोन एज पढ़ा था, और उसके बाद हम बात कर रहे थे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में, विच इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है। और हम सब जानते हैं इसी को अब क्या कहा जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट टॉपिक विच वी वर डिस्कसिंग वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1750 ईसा पूर्व तक। और दोस्तों हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, और उन्हीं ही स्थल से मिले महत्वपूर्ण अवशेषों के बारे में हम बात कर रहे थे। और ध्यान रखेंगे हड़प्पा के बारे में हम बात कर चुके हैं, मोहनजोदारो के बारे में हम बात कर चुके हैं, उसके बाद हमने बात की थी चन्हुदारो या चन्हुदड़ो के बारे में। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज लोथल। अब हम बात करते हैं लोथल के बारे में। तो दोस्तों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो लोथल है वो गुजरात में एग्जिस्ट किया करता था, और हम सब जानते हैं कि गुजरात के ही अहमदाबाद जिले में ही भोगवा नदी के किनारे लोथल नामक स्थल की खोज की गई थी। 1955 में एसआर राव के द्वारा लोथल की खोज की गई। और ध्यान रखेंगे लोथल वॉज द पोर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह था। सागर तट के किनारे लोथल होने के कारण इसे बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह माना गया है। और ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी देशों से व्यापार करने का ही प्रमुख केंद्र क्या माना जाता है, लोथल माना जाता है। लोथल से ही हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे, ऐसा मानना है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे इतिहासकारों का। और ये इस आधार पर मानना है क्योंकि वहां से कई सारी की सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो इस बात का संकेत देती हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं
कि पश्चिमी देशों से या वेस्टर्न कंट्रीज से वहां से व्यापार किया जाता था। लोथल क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट था, इसीलिए ध्यान रखेंगे लोथल ही कहलाती है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी या कॉमर्शियल कैपिटल। तो सबसे पहली चीज तो यही ध्यान रखेंगे कि लोथल वॉज द पोर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, ये इस सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह था, और क्योंकि बंदरगाह था इसीलिए पश्चिमी देशों से मेनली व्यापार लोथल से ही किया जाता था। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नोन एज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इसीलिए इसे इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी माना जाता है। और ध्यान रखेंगे लोथल से मिली हुई महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम ध्यान रखेंगे। लोथल से मिली हुई महत्वपूर्ण चीजों में हमें क्या क्या चीजें मिली हैं? पर्शियन करेंसीज या फारस की मुद्राएं। पर्शियन करेंसीज या फारस की मुद्राएं। सर हिंदी वालों का भी ख्याल रखिए मेरे भाई, हर चीज आपको हिंदी में ही समझाई जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं भाई। मुझे लग रहा आप हिंदी मीडियम नहीं, आप भाषा नहीं, आप बोली में पढ़ रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ तो हम हिंदुस्तानियों को सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं या हम हिंदी मीडियम के हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी। ना तो हम लोगों को अंग्रेजी अच्छे से आती है और हिंदी तो खैर कभी हम अच्छे से सीख ही नहीं पाए, तो हमारी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही खराब हैं। इसीलिए ना तो हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना ही हम हिंदी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हिंग्लिश। अब देखो एक आदमी पूछ रहा है हर्षित ट्रेड होता था? जी हाँ बिल्कुल, वहां से व्यापार हुआ करता था। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ही क्या है हम सब जानते हैं, वहां से पर्शियन करेंसीज का मिलना या फारस की मुद्राओं का मिलना। और हम सब जानते हैं कि ईरान का ही पुराना नाम पर्शिया या फारस हुआ करता था, और वहां की करेंसी या वहां की मुद्रा का लोथल से मिलना ये साफ साफ दर्शाता है कि या तो पर्शिया के लोग कहां पर आया करते थे लोथल, या लोथल वासी कहां तक पहुंचे थे, पर्शिया तक पहुंचे थे। इसीलिए हमें पर्शियन करेंसीज कहां पर मिली? लोथल में मिली। और अच्छे से ध्यान रखेंगे कि लोथल से फारस की मुद्राएं या पर्शियन करेंसीज का मिलना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि जो लोथल था वहां से जो पर्शिया के लोग थे, जो फारस के लोग थे, वो व्यापार किया करते थे, वो ट्रेड किया करते थे, क्योंकि वहां से हमें फारस की मुद्राएं मिली है। और क्योंकि फारस की मुद्राएं मिली हैं इसीलिए यहाँ पर एक और सवाल उत्पन्न होगा, एक और सवाल पैदा होगा। आपसे पूछेंगे कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्रा थी, जो करेंसी थी, वो किसकी बनी होती थी? आपको ऑप्शन ए में मिलेगा कॉपर या तांबा, ऑप्शन बी में आपको दे दिया जाएगा ब्रॉन्ज या कांसा, ऑप्शन सी में आपको दे दिया जाएगा आयरन या लोहा, ऑप्शन डी में आपको दे दिया जाएगा नन ऑफ द अबव। जी अब मुझे जल्दी से बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा थी, जो करेंसी थी, वो किसकी बनी थी? जल्दी से बताइए। किसी का आंसर यहां पर नहीं आया। दो लोगों ने कहा कॉपर, एक आदमी ने कहा ब्रॉन्ज। जी हाँ, ना तो कॉपर, ना ही ब्रॉन्ज, ना ही आयरन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ध्यान रखेंगे
हड़प्पा सभ्यता में कोई भी करेंसी या कोई भी मुद्रा नहीं चला करती थी। यहाँ पर वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। कहने का मतलब यहाँ पर चलता था बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम यहाँ पर चला करता था जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही आदान प्रदान किया जाता था। इसीलिए ना तो कॉपर होगा ना तो ब्रॉन्ज। हालांकि हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेंगे कि बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस मेटल, सबसे ज्यादा किस धातु का इस्तेमाल किया करते थे। और अगर आपसे पूछें कि सिंधु घाटी के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस मेटल, किस धातु का इस्तेमाल करते थे, तो ऑप्शंस यही हैं। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा कि वो सबसे ज्यादा किस धातु का इस्तेमाल करते होंगे। ज्यादातर लोगों का आंसर है ब्रॉन्ज। एक आदमी तो आयरन भी कह रहा है। ठीक है, सबसे मेन चीज ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे किसका, कॉपर का। लेकिन आप सोचेंगे कि ये तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। दोस्तों, कॉपर में ही तो टिन मिलाकर इस सभ्यता के लोग क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे। इसीलिए ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा इस्तेमाल कॉपर का हुआ करता था, क्योंकि कॉपर से ही ब्रॉन्ज बनाने के लिए ही वो सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते थे, कॉपर या तांबे का इस्तेमाल किया जाता था इस सभ्यता में। इसके अलावा ध्यान रखेंगे हमें लोथल से ही प्राप्त, इसके अलावा और क्या हुए हैं लिख लीजिएगा, एविडेंसेस ऑफ राइस ग्रेन्स या चावल के दानों के साक्ष्य। एविडेंसेस ऑफ राइस ग्रेन्स या चावल के दानों के साक्ष्य। यहीं से सवाल बनेगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल था जहां के लोगों को चावल की कृषि के बारे में भी जानकारी प्राप्त थी। तो ध्यान रखेंगे दैट वाज लोथल। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख फसल, सबसे मेन क्रॉप्स जौ और गेहूं हुआ करती थी, वॉज बार्ले एंड व्हीट। लेकिन लोथल के जो वासी थे, लोथल के जो लोग थे, इन्हें चावल की कृषि के बारे में भी जानकारी प्राप्त थी। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि लोथल वो एकमात्र स्थल था जहाँ के लोगों को चावल की कृषि के बारे में भी जानकारी प्राप्त थी। इसके अलावा यहीं से हमें मिली है बोन्स ऑफ अ हॉर्स या घोड़े की अस्थियां। यहीं से हमें प्राप्त हुई हैं घोड़े की अस्थियां। कहने का मतलब वहां पर घोड़े हुआ करते थे, इस बात के भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं। मैंने आपको बताया था जब मैं मोहनजोदारो पढ़ा रहा था, और मैंने कहा था कि मोहनजोदड़ो में सारे के सारे जो मकान थे वो ग्रिड सिस्टम या जाल पद्धति से बना करते थे, और किसी भी मकान का मेन गेट, मुख्य द्वार मेन रोड पर मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलकर बल्कि अंदर गली की तरफ खुला करता था। लेकिन ध्यान रखेंगे हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र लोथल एक ऐसा स्थल है, लोथल एक ऐसी साइट है जहां पर हमें एक ऐसे मकान के एविडेंसेस मिले हैं, एक ऐसा मकान मिला है जिसका मुख्य द्वार मुख्य सड़क या मेन रोड की ही तरफ क्या हो रहा है, खुल रहा है, बल्कि अंदर गली की तरफ नहीं। ये एक्सेप्शन है जो हमें लोथल से मिली है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे पुरातात्विदों का ऐसा मानना है कि शायद ऐसा हुआ, शायद ऐसा होगा कि वो जो लोथल का मकान है वो हो सकता है लोथल प्रमुख या लोथल का प्रधान का ही क्या हो, मकान हो। इसीलिए मात्र केवल एक ही ऐसा मकान मिलता है जिसके मेन डोर जो है वो मेन रोड की तरफ खुलते हैं। बाकी तो सारे के सारे जो मकानों के मेन डोर है वो अंदर गली की तरफ खुला करते थे, मेन रोड की तरफ सारे के सारे घरों का बैक साइड हुआ करता था।
या पिछवाड़ा हुआ करता था। इसके अलावा लोथल से ही हमें प्राप्त होती है एविडेंस ऑफ अ ममी, एक ममी का साक्ष्य। एविडेंस ऑफ अ ममी या एक ममी का साक्ष्य। जी, सुरकोतदा से भी हॉर्स बोन्स मिली थी, लोथल से भी मिली थी, और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से है ना घोड़े के दांत भी मिले थे। आपने कहा कि अगर ऑप्शन में दोनों हो, मेरे भाई ऑप्शन में दोनों होंगे तो सवाल नहीं बनेगा, समझ गए ना। जो क्वेश्चन हमेशा वही पूछे जाते हैं जो हमेशा है ना जिसके ऑप्शन ठीक से दिए जाते हैं। लोथल से ही हमें एक ममी के एविडेंस मिले या एक ममी का साक्ष्य मिला है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम सब जानते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में या मिस्र की सभ्यता में ही ये प्रथा चला करती थी कि व्यक्ति के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को ना तो जलाया जाता था और ना ही दफनाया जाता था। उसके पूरी बॉडी पर एक लेप लगाकर उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बांधी जाती थी और उसको उसके ताबूत में रख दिया जाता था अलोंग विद हिज बिलोंगिंग्स। उसकी ज्वेलरी, उसके कपड़े, उसके आभूषण, उसके बर्तन, उसका धन, जो भी उसकी ज़रूरत की वस्तुएं थी जिनका इस्तेमाल वो इस दुनिया में कर रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें उसके साथ रख दी जाती थी। और ध्यान रखेंगे, मिस्र की सभ्यता में या इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ये मान्यता हुआ करती थी कि ये व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, सिर्फ वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में चला गया है और जिस दुनिया में वो गया है वहां पर उसे उन सारी की सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जिन चीजों का इस्तेमाल वो इस दुनिया में किया करता था। इसीलिए ध्यान रखेंगे, हमें लोथल से ही एक ममी के साक्ष्य, एक ममी प्राप्त हुई है और इसी से हमें जानकारी मिली है कि जो लोथल वासी थे, जो लोथल के लोग थे, वो केवल पर्शिया या केवल फारस तक नहीं बल्कि कहाँ तक पहुंचे थे, इजिप्ट तक पहुंचे थे या मिस्र तक पहुंचे थे। इसीलिए मिस्र की सभ्यता की ही एक झलक हमें कहाँ से देखने को मिली है, लोथल से देखने को मिली है। इसके बाद हम अगले स्थल के बारे में बात करेंगे। अगला स्थल ध्यान रखेंगे, कालीबंगा। वर्तमान स्थिति ध्यान रखेंगे, वर्तमान में ये राजस्थान के गंगानगर जिले में एग्जिस्ट किया करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा की जो खोज है वो 1953 में एक घोष के द्वारा घग्गर नदी के किनारे पर की गई थी। और कालीबंगा की महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो महत्वपूर्ण विशेषता है, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कालीबंगा से बनता है, कालीबंगा से ही हमें प्राप्त हुई है काली मिट्टी की चूड़ियां। कालीबंगा से ही हमें काली मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है वो आपसे पूछेंगे, बताइए जुते हुए खेत हमें हड़प्पा के किस स्थल या किस साइट से मिले हैं? तो ध्यान रखेंगे, कालीबंगा से।
इसके अलावा कालीबंगा से ही हमें प्राप्त होते हैं हवन कुंड के साक्ष्य। हवन कुंड के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा नामक स्थल से ही प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे इसके अलावा हल के निशान ईंटों के बने चबूतरे, हल के निशान ईंटों के बने हुए चबूतरे और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज, मकान बनाने के लिए इस्तेमाल की गई कच्ची ईंटें। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण फॉसिल्स या अवशेष हैं जो हमें मिलती है कहाँ से? कालीबंगा से। राजस्थान के गंगानगर जिले में है कालीबंगा। जी हाँ, पहनने वाली चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ वहाँ की महिलाएं इस्तेमाल किया करती थी, ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे पुरातात्विदों का मानना है। जी, इसके बाद अगला ध्यान रखेंगे बनवाली या बनावली। प्रेजेंट लोकेशन ध्यान रखेंगे हरियाणा का हिसार जिला, जिसकी खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिस्ट के द्वारा की गई थी। अगला स्थल होता है हड़प्पा सभ्यता का बनवाली या बनावली। और ध्यान रखेंगे इसकी वर्तमान लोकेशन हरियाणा का ही हिसार जिला है। और यहाँ से मिलने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों में अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे यहीं से हमें प्राप्त होते हैं तिल या सेसम सीड्स जिनको बोलते हैं। इसके अलावा सरसों का ढेर, इसके अलावा हल के निशान वाले खिलौने, यहां से प्राप्त हुई चीजों में तिल, सरसों का ढेर, इसके अलावा अ गुड वैरायटी ऑफ बार्ले या एक अच्छे किस्म की जौ, एक अच्छे किस्म की जौ या अ गुड वैरायटी ऑफ बार्ले।
इसके अलावा मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियां, पक्की नालियां, पक्की नालिकाएं, ये हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो तो सारे के सारे स्थलों से ही हमें क्या होती है, प्राप्त होती हैं। और इसके अलावा मिट्टी की पकी हुई मोहरें, हमें कुछ ऐसी सील्स मिली हैं, कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जो मिट्टी की ही बनी थी, लेकिन जिन्हें पकाया गया था, जो पक्की ईंटों की मोहरें हुआ करती थी। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में या स्क्रिप्ट के बारे में, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आधे ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, तो अगर इस सभ्यता की लिपि के बारे में बात की जाए तो ध्यान रखेंगे, द स्क्रिप्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैड 64 बेसिक सिंबल्स। इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। द स्क्रिप्ट ऑफ दैट सिविलाइजेशन हैड 64 बेसिक सिंबल्स, या इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। और ध्यान रखेंगे, इट हैड 250 to 400 लेटर्स, और इसमें 250 से 400 अक्षर हुआ करते थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस और ध्यान रखेंगे, इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे और 250 से 400 लेटर्स या अक्षर हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे, दैट इज कंसीडर्ड एज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स। इसे एक भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था। दैट इज कंसीडर्ड एज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स, क्योंकि इन्हें लिखने के लिए कोई भी अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि इन्हें पिक्टोग्राफ्स का ही इस्तेमाल करके लिखने की प्रथा हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिस इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये आधे ऐतिहासिक काल है, और आज तक भी हम ये नहीं पहचान पाए हैं कि इस सभ्यता की लिपि या इस सभ्यता के लोगों ने अपनी लिपियों में या अपने स्क्रिप्ट्स में क्या लिखने की कोशिश की है। इसीलिए ध्यान रखेंगे, हमें केवल ये पता चला है कि दैट स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ध्यान रखेंगे, इस लिपि को पहले दाएं से बाएं, इस लिपि को पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। इस तरीके से लिखी जाती थी ये लिपि या ये स्क्रिप्ट।
इसके अलावा ध्यान रखेंगे वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें थी, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वस्तुएं थी जिनका हड़प्पा सभ्यता में आयात या इंपोर्ट किया जाता था। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे वस्तुएं और यहां पर लिखेंगे प्लेस या स्थान। तो सबसे पहले लिखिए टिन, ये है आयात। इन इन चीजों का इस सभ्यता के लोग इंपोर्ट किया करते थे। तो ध्यान रखेंगे वस्तुओं में एक महत्वपूर्ण चीज जो हड़प्पा सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे वो टिन था। और ध्यान रखेंगे टिन का आयात या इंपोर्ट कहाँ से किया जाता था? पर्शिया से। और हम सब जानते हैं पर्शिया ही क्या है? फारस या ईरान। इसके अलावा यहाँ के लोग कॉपर कहाँ से लिया करते थे? तो ध्यान रखेंगे राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से। राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से इस्तेमाल किया जाता था किसका? कॉपर का। इसके अलावा हम बात करेंगे सिल्वर या चांदी। चांदी का इस्तेमाल किया जाता था फारस या ईरान और अफगानिस्तान से। इसके अलावा गोल्ड, सोना या स्वर्ण भी कहां से आया करता था? फारस या अफगानिस्तान से। इसके अलावा लेड या सीसा जो आया करता था फारस और राजस्थान से। अगली चीज शिलाजित। शिलाजित मंगाया जाता था उत्तरी हिमालय से या नॉर्दर्न हिमालयास। शिलाजित का प्रयोग या शिलाजित मंगाया जाता था उत्तरी हिमालय या नॉर्दर्न हिमालय से। इसके अलावा नीलम, नीलम जो क्या होता है? एक रत्न या एक जेमस्टोन। ये ध्यान रखेंगे ये मंगाया जाता था बदख्शा, बदख्शा नामक स्थान से जो कहां पर था? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के बदख्शा से ही मंगाया जाता था नीलम, या जो एक जेम स्टोन होता है नीलम। प्लीज राइट इन इंग्लिश ऑल्सो। हे भगवान, मेरे भाई है ना, तैयारी करनी छोड़ दीजिए। अगर आप राजस्थान हिंदी में और अफगानिस्तान हिंदी में नहीं पहचान पा रहे हैं ना, तो तैयारी करनी तुरंत छोड़ दीजिए। अरे प्लेसेस के नाम है, हिंदी में भी वही है और इंग्लिश में भी वही है ना, तो मुझे दोनों में लिखने की क्या जरूरत है यार? ये तो अंडरस्टूड सी बात है।
आपने इंग्लिश स्पेशल का बैच परचेज किया है, अमाउंट भी डेबिट हो चुका है, बट अभी भी बाय नाउ आ रहा है। उषा जी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कल मॉर्निंग तक रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। जिन जिन के बैचेज में बाय नाउ के ऑप्शन आ रहे हैं वो अपने आप हट जाएंगे और उनके लिए आप टेंशन ना लें। गोल्ड कर्नाटका से भी, हाँ जी, कर्नाटक में हम सब जानते हैं जो कोलार गोल्ड फील्ड्स होती हैं वो प्रसिद्ध होती हैं किसके लिए, हम सब जानते हैं गोल्ड के लिए। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस सभ्यता का अंत किस कारण से हुआ था और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट सिविलाइजेशन। हम सब जानते हैं अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने, अलग अलग हिस्टोरियंस ने इसके अलग अलग रीजंस हमें दिए हैं और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके अलग अलग रीजंस क्या कहे गए हैं। कुछ इतिहासकारों ने ऐसा कहा कि हमारे देश पर नॉर्थ वेस्ट से कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुए, कुछ बाहरी आक्रमण हुए और उन्हीं बाहरी आक्रमणों की वजह से ये पूरी की पूरी जो सभ्यता थी, ये पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन थी वो समाप्त हो गई। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि ज्योग्राफिकल चेंजेस या क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पूरी की पूरी जो सभ्यता थी वो क्या हुई, समाप्त हुई। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश में वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज से जो इम्पोर्ट हुआ करता था या जो आयात हुआ करता था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, बंद हो गया। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि जब सेंट्रल एशिया से आर्यंस का या आर्यों का भारत में आगमन हुआ तो उन्हीं लोगों ने आकर यहाँ पर यहाँ की सभ्यता को खत्म किया और हम सब जानते हैं इस सभ्यता को खत्म करके एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की जिसको हमने वैदिक सभ्यता कहा है। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि पूरे के पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मलेरिया फैल जाने के कारण ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे रीजंस को दरकिनार करते हुए जो सबसे ज़्यादा वैलिड रीजन, जो सबसे ज़्यादा वैलिड कारण माना गया है वो ये है कि हम सब जानते हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ आ जाने के कारण हुआ था, क्योंकि जिस जगह पर ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करती थी वहाँ पर नंबर ऑफ रिवर्स बहुत ज़्यादा थी और ऐसा इतिहासकार, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में बाढ़ आ जाने की वजह से या फ्लड के कारण ही ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन क्या हुई, समाप्त हुई। और लगभग इस सभ्यता का जो अंत था वो 1750 ईसा पूर्व या 1750 बीसी में हुआ। लेकिन 1750 बीसी तक से लेकर 1500 बीसी तक या 1500 बीसी तक क्या हुआ, इस पर भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग वैध मत दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय पूरा का पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया नो मैंस लैंड हुआ करता था, यहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर दक्षिण भारत के जो लोग थे, जो द्रविडियंस थे, जो द्रविड्स थे, वही शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गए थे, उत्तर भारत में या नॉर्थ इंडिया में आ गए थे। जी, तो ध्यान रखेंगे हमारे पुरातात्विदों के द्वारा या इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग रीजंस दिए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा वैलिड रीज़न बाढ़ को मान लिया गया। और उसके बाद अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं कि ये जो 250 साल का गैप है, ये जो 250 साल का पीरियड है,
इस पीरियड में हमारे देश में क्या हुआ था, तो ध्यान रखेंगे पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को नो मैंस लैंड माना गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी प्राप्त है कि हमारे देश में मध्य एशिया से या सेंट्रल एशिया से आर्यंस का आगमन हुआ था ईसा के जन्म से लगभग 1500 साल पहले या 1500 ईसा पूर्व में हमारे देश में आगमन हुआ आर्यंस का। और इन्हीं आर्यंस ने आकर भारत में एक नए सभ्यता की शुरुआत की, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि एक रूरल सिविलाइजेशन थी, विच इज कंसीडर्ड एज द सेकंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। हालांकि मैंने आपको बताया था 1921 तक इसी को हमारे देश की सबसे पहली सभ्यता माना जाता था, क्योंकि हमें सिर्फ यही जानकारी प्राप्त थी कि आर्यंस ने ही भारत में आकर सबसे पहले यहाँ पर सिविलाइजेशन या सभ्यता की शुरुआत की है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हमें जानकारी मिली तो हमें पता चला कि हमारे देश की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसको माना जाता है कि ये लगभग 1750 ईसा पूर्व में समाप्त हुई और उसके बाद हमारे देश में आगमन हुआ आर्यंस का, जिन्होंने यहाँ पर एक रूरल सिविलाइजेशन, एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की। और ध्यान रखेंगे यहीं से शुरू होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही हम एक और पीरियड पढ़ेंगे विच इज नोन एज वैदिक पीरियड, जिसको हम वैदिक काल कहते हैं। अगला पीरियड लिखिए वैदिक पीरियड या वैदिक काल। वैदिक पीरियड या वैदिक काल जी। इसके बाद हम बात करते हैं वैदिक पीरियड या वैदिक काल की, विच इज द पीरियड ऑफ 1500 BC टू 600 BC। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का ही पीरियड कहलाता है वैदिक पीरियड या वैदिक काल। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे दैट पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और ध्यान रखेंगे इस 500 साल के पीरियड को कहा जाता है ऋग वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक काल। इस पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक काल कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो ओल्डेस्ट वेदा है या हमारा जो प्राचीनतम वेद है, प्लीज राइट इन इंग्लिश ऑल्सो। आशुतोष मेरे भाई पता नहीं क्या कहना चाह रहा है यार तू, अभी तो मैंने लिखा ही कुछ नहीं है बोर्ड पे यार।
यार एक तो ना सीरियसली यहाँ पर ना बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइव पढ़ रहे होते हैं, आप ही लोगों में से, ठीक है ना। तो यार इसको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम मत समझो, है ना। कि यहाँ पर पहली बात तो अगर कोई बंदा यहाँ पे मैसेज करता है ना तो एक मैसेज को कम से कम 50 बार करता है, ठीक है। हाँ खुशी, मैं आपके कमेंट्स नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ, आप लोगों से बात करने थोड़ी आया हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं आंसर केवल उस चीज़ को करूँगा जो मेरे को लगेगा कि वो रेलेवेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे जिसका कोई तुक ही नहीं बनता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर लिखने का। प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखें, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को टाइम पास करना है तो बाकी लोगों का टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज़। जिसको टाइम पास करना है वो फटाफट से ऑफलाइन हो जाए और यूट्यूब पर जाकर पानीपत मूवी का ट्रेलर देखे, नए नए गाने सुने, उसके लिए यूट्यूब बना है। दिस इज एजुकेशनल ऐप, तो यहाँ पर केवल और केवल एजुकेशनल बातें करें। आंसर नहीं मिलता है, अरे अगर आंसर नहीं मिलता है तो भैया मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा पहले या पहले आंसर करूंगा, ये तो बताइए। सोचने वाली बात है ना। ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप थोड़ी है कि यहाँ पर आप हाल चाल पूछेंगे और आलतू फालतू की बातें करेंगे और तुरंत रिप्लाई आएगा, ऐसा ना सोचें भाई। ठीक है, आप लोग अगर पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ पर आप केवल अपने मैसेजेस करें जब हमें लगेगा कि हाँ ये मैसेज रेलेवेंट है और इससे सबको फायदा होगा तो डेफिनेटली विल रिप्लाई। इस बात का ध्यान रखें प्लीज, क्लास के डेकोरम को मेंटेन करके रखेंगे। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का पीरियड ही कहलाता है ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल, और हम सब जानते हैं कि इसे ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा सबसे प्राचीनतम वेद या आर ओल्डेस्ट वेदा जो किसे माना गया है, ऋग्वेद को माना गया है, उसकी रचना इसी काल में हुई थी। कहने का मतलब ये जो 500 साल का पीरियड है यही वो पीरियड है जिसमें हमारे सबसे प्राचीन सबसे पुराने वेद की रचना हुई, जो कौन सा है, ऋग्वेद। और ध्यान रखेंगे दैट पीरियड ऑफ 400 ईयर्स, 1000 बीसी से 600 बीसी तक का जो पीरियड है इसे कहा जाता है पोस्ट वैदिक पीरियड, ये कहलाता है उत्तर वैदिक काल। ये कहलाता है पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल। और ध्यान रखेंगे अन्य जो हमारे 3 वेद हैं, जो हमारे अन्य शेष वेद हैं, उनकी रचना पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल में ही हुई। और हम सब जानते हैं वो कौन कौन से हैं, साम वेदा या सामवेद, यजुर्वेदा या यजुर्वेद, और हम सब जानते हैं अथर्ववेदा या अथर्ववेद। और ध्यान रखेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड ही वो पीरियड है जिसमें हमारे हिंदू धर्म के 2 सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों की, महाकाव्यों की रचना हुई थी, रामायणा एंड महाभारता। यही वो पीरियड है जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई। और हम सब जानते हैं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हुए, और हम सब जानते हैं कि महाभारत की रचना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा की गई थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इस पीरियड को हम वैदिक काल या वैदिक पीरियड बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि ये जो वैदिक शब्द है ये बना ही किससे है, वेद से। और हम सब जानते हैं वेद का तो मीनिंग ही क्या होता है, ज्ञान या नॉलेज।
और ध्यान रखेंगे आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या सुपीरियर। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई, जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, तो ध्यान रखेंगे ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1500 साल पहले या 1500 बीसी 1500 ईसा पूर्व में हमारे देश में आगमन हुआ आर्यंस का या आर्यों का। अलग अलग इतिहासकारों ने इस पर भी या इनके आगमन पर भी अलग अलग व्यूज दिए, अलग अलग मत दिया, लेकिन ध्यान रखेंगे द मोस्ट वैलिड व्यू was considered the view of मैक्स म्यूलर। हम सबसे ज्यादा वैलिड व्यू मानते हैं किसके? मैक्स म्यूलर को। और ध्यान रखेंगे हम सब जानते हैं कि मैक्स म्यूलर के ही द्वारा ऐसा माना गया है कि आर्यंस का भारत में जो आगमन हुआ वो सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से हुआ था। ये सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया के वासी थे, लेकिन हालांकि इस पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये आर्कटिक पोल से बिलोंग किया करते थे, ये उत्तरी ध्रुव के वासी थे। हम सब जानते हैं भारत में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, इसीलिए एक व्यू याद रखेंगे दयानंद सरस्वती का। और ध्यान रखेंगे दयानंद सरस्वती के अनुसार, दयानंद सरस्वती के अनुसार इन्हें तिब्बत का निवासी माना गया है। और दयानंद सरस्वती का ये कहना है कि ये भारत में कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। लेकिन हमने टॉपिक नेम डाल दीजिए प्लीज सर। डला हुआ है भाई, ऊपर लिखा वैदिक पीरियड, वैदिक काल। तो ध्यान रखेंगे सेंट्रल एशिया से भारत में आगमन हुआ आर्यंस का, और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से ही आर्यंस ने भारत में प्रवेश किया। और हमारे इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर और पूर्व में पश्चिमी गंगा तट तक पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर आकर अधिकार किया किसने? आर्यंस ने या आर्यों ने। अगर हम आर्यंस के स्ट्रेच के बारे में बात करें, इनके विस्तार के बारे में बात करें, तो हम सब जानते हैं कि ये उत्तर में कश्मीर तक फैले थे, दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान तक और पूर्व में पश्चिमी गंगा तट या वेस्टर्न गंगा बैंक तक। इस पूरे के पूरे भूभाग पर अधिकार करके आर्यंस ने ही इस जगह को नाम दिया आर्यवर्त। और दोस्तों हम अच्छी तरीके से जानते हैं द ओल्डेस्ट नेम ऑफ इंडिया इज आर्यवर्त। भारत का सबसे प्राचीनतम नाम, भारत का सबसे प्राचीनतम नाम ही क्या है? आर्यवर्त। ये भारत का सबसे प्राचीन नाम है। इसके अलावा
इस पूरे पर अधिकार करके इन्हीं आर्यंस ने इस पूरे के पूरे भाग पर एक सिविलाइजेशन शुरू की विच इज कंसीडर्ड एज अ रूरल सिविलाइजेशन। तो ध्यान रखेंगे, इन द एंटायर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर्यंस स्टार्टेड अ न्यू सिविलाइजेशन विच इज कंसीडर्ड एज अ रूरल सिविलाइजेशन। इसी पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग पर हम सब जानते हैं दे स्टार्टेड अ न्यू सिविलाइजेशन, इन्होंने एक नई सभ्यता की शुरुआत की थी विच इज कंसीडर्ड एज अ रूरल सिविलाइजेशन, जिसे एक ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे दैट सिविलाइजेशन इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन, इसी को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और ध्यान रखेंगे द मेन वर्क ऑफ द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता के लोगों का सबसे मुख्य कार्य ही क्या हुआ करता था, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। एंड द मेन वर्क ऑफ द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं जब 1500 बीसी में, जब 1500 ईसा पूर्व में आर्यंस का भारत में आगमन हुआ, तो इन्होंने पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार किया, जिसे हम आर्यवर्त कहते हैं, जो भारत का सबसे पुराना नाम माना जाता है। और यहीं पर एक ग्रामीण सभ्यता, एक रूरल सिविलाइजेशन की शुरुआत की गई, जिसे हमने वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता कहा है। और इसी वैदिक सभ्यता में रहने वाले जो लोग थे वो स्टेबल नहीं थे, वो स्थिर नहीं थे, क्योंकि उनके स्थिर या स्टेबल होने के हमें एविडेंसेस नहीं मिले हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते रहते थे। लेकिन ध्यान रखेंगे इनका मुख्य काम क्या हुआ करता था, कृषि और पशुपालन हुआ करता था। और हम सब जानते हैं आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, और आज भी हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन में से 68.9% पॉपुलेशन क्या है, रूरल या ग्रामीण। शहर में रहने वाले लोग तो आज भी मात्र 31.1% हैं। कहने का मतलब आज भी हमारे देश में ज्यादातर जो लोग हैं उनका मुख्य काम ही क्या है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री या कृषि और पशुपालन। और क्योंकि हमने कहा कि वैदिक काल में ही हमारे चारों वेदों की रचना हुई है, हमें चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम सबसे पहले अपने वेदों के ही बारे में बात करेंगे। और सब जानते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ऋग्वेदा या ऋग्वेद, जिसका रचना काल माना गया है लगभग 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये केवल रचना काल है। इसे
लिपिबद्ध नहीं किया गया है। कहने का मतलब, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम वो समय की बात कर रहे हैं जिस समय वेद लिखे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे वेदों को सबसे पहले संस्कृत भाषा में गुप्त काल में लिखा गया था। और अगर गुप्त काल में लिखा गया था तो हम सब जानते हैं कि गुप्त काल तो शुरू ही कब हुआ है, 4th सेंचुरी में हुआ है। लेकिन वेदों का ज्ञान हमें वैदिक काल में ही मिल चुका था, लगभग आज से 3500 साल पहले। लेकिन ये वेदों का ज्ञान इतने साल तक जीवित कैसे रहा? ध्यान रखेंगे यहाँ पर इस पीरियड में कोई भी लिपि या कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती थी। जितना भी ज्ञान हुआ करता था उसे वर्बली, उसे मौखिक तौर पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाता था। कहने का मतलब, रिसाइट करके, उच्चारण करके या वर्बली ही, मौखिक रूप से ही इस काल में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ज्ञान पहुंचाया जाता था। और ध्यान रखेंगे यही कारण है कि हमें वैदिक सिविलाइजेशन के कोई रिटन सोर्सेज नहीं मिले हैं, क्योंकि किसी भी चीज को यहाँ पर लिखा नहीं गया है, यहाँ पर राइट नहीं किया गया है। यहाँ पर केवल और केवल हमें इन सब चीजों का ज्ञान मिला है। और हम सब जानते हैं ऋग्वेदा इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट वेदा अमंग ऑल। ऋग्वेद को सभी वेदों में प्राचीनतम माना जाता है। ऋग्वेदा इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट वेदा अमंग ऑल। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे इट हैड 10 डिविजन्स। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। और ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 10 मंडलों की रचना अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग ऋषियों के द्वारा की गई है। और क्योंकि अलग अलग ऋषियों ने इसकी रचना की है, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के सारे मंडलों को संकलित या असेंबल करने का काम ही किसने किया? पोस्ट वैदिक पीरियड में महर्षि वेदव्यास ने। All the divisions of Rigveda have been compiled by वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास के द्वारा ही ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 10 मंडलों में जो सबसे पुराने या प्राचीनतम मंडल हैं वो माने जाते हैं 2 से लेकर 7 तक। और ध्यान रखेंगे अगर आपसे सबसे नवीन मंडल की बात पूछें तो ध्यान रखेंगे पहला और 10वां। पहला और 10वां सबसे बाद में रचा गया है, लेकिन सबसे पुराने माने जाते हैं 2 से लेकर 7 तक। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के जो 10 सेक्शंस हैं, जो 10 मंडल हैं, 10 डिविजन्स हैं, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद का 3rd डिवीजन या तीसरा मंडल। और ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई है। और ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही ऋषि विश्वामित्र के द्वारा रचना की गई है गायत्री मंत्र की। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है। और दोस्तों हम सब जानते हैं गायत्री मंत्र का इस्तेमाल हम सूर्य की स्तुति में करते हैं या सूर्य की पूजा करने में करते हैं। लेकिन ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र किसको डेडिकेट या किसको समर्पित किया गया है? ध्यान रखेंगे ये सावित्री को समर्पित है।
हम सब जानते हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री ही कौन मानी जाती है? सावित्री मानी जाती है। और सावित्री को ही ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र समर्पित किया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल सूर्य देव की पूजा या सूर्य देव की स्तुति के लिए किया गया है। हाउ डिवीजन 1 इज न्यू वाइल 2 इज ओल्ड। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों का ध्यान यहाँ पर नहीं, सारा का सारा ध्यान कमेंट करने पर है। मैंने आपसे क्या कहा? ऋग्वेद हैज 10 डिविजन्स, ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। लेकिन आपने मेरी ये बात नहीं सुनी कि मैंने क्या कहा कि ऋग्वेद के 10 मंडलों की रचना अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग स्थान पर की गई है। लेकिन बाद में इन सारे के सारे डिविजन्स को क्या किया गया? असेंबल किया गया, संकलित किया गया। और असेंबल करने का काम पोस्ट वैदिक पीरियड में किसने किया? वेद व्यास ने किया। और जब वेद व्यास ने सारे के सारे डिविजन्स को, सारे के सारे मंडलों को एक साथ असेंबल किया, तो पहला मंडल, पहला डिवीजन जिसकी रचना तो बाद में हुई थी, उसको ऋग्वेद में सबसे पहले लगा दिया गया। अब आपको समझ में आ गया कि पहला मंडल सबसे नया कैसे हो सकता है जब 2 से लेकर 7 सबसे पुराने हैं। प्रॉब्लम यही है आप लोगों की, है ना? जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप ये समझते हैं कि अभी ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको हम बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे। अभी तो हम, है ना, इसके साथ गुफ्तगू कर लेते हैं, अभी तो हम अपने सवाल पूछ लेते हैं। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, लेकिन आपका सुनने में ध्यान नहीं है ना, आपका तो कमेंट करने में ध्यान है। अब आप खुद सोचिए, है ना, कि आपकी लिसनिंग स्किल्स इतनी बेहतरीन हो ही नहीं सकती कि आप, मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं हो सकती कि आप लोग कमेंट करते करते मेरी हर बात को ध्यान से सुन रहे हो। कोई नहीं सुन रहा। और जो यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं सुन रहे, क्योंकि मैंने साफ साफ बताया कि भाई 10 मंडलों की रचना अलग अलग समय पर हुई है, अलग अलग स्थान पर हुई है और अलग अलग ऋषियों के द्वारा की गई है। और कब? इस 500 साल के पीरियड में। और जब ये 500 साल का पीरियड गुजर गया तो मैंने कहा पोस्ट वैदिक पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में वेद व्यास ने सारे के सारे मंडलों को क्या किया? असेंबल कर लिया। और जब असेंबल किया तो भाई साहब बाई चांस जो सबसे नया मंडल था उसको सबसे पहले लगा लिया। अब उसको अगर सबसे पहले लगा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे नया नहीं हो सकता, उसको हम सबसे पुराने ही कंसीडर करेंगे। वो तो सिंपल सी बात है, उसको प्लेस पहले किया गया है। ध्यान से सुनेंगे बात, बेहद आसान है। और मैं कोई भी, है ना, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो काम की ना हो। इसके अलावा ध्यान रखेंगे अगला महत्वपूर्ण मंडल ऋग्वेद का जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ध्यान रखेंगे इट्स 10th डिवीजन या ऋग्वेद का 10वां मंडल। और ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना ऋषि महासूक्तिय के द्वारा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना ऋषि महासूक्ते के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे इसी में 10वें मंडल में ही ऋषि महासूक्ते ने मनुष्य की वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख किया है। और हम सब जानते हैं द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कैटेगरी सिस्टम या वर्ण व्यवस्था की जो सबसे पहला जिक्र है, जो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन है, वो हमें मिला ही कहाँ से है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। और ध्यान रखेंगे ऋषि महासूक्ते ने ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में ऐसा कहा है कि मनुष्य के 4 वर्ण होते हैं। और ध्यान रखेंगे मनुष्य के 4 वर्ण कौन कौन से हैं? हम सब जानते हैं ना, ब्राह्मण या ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और हम सब जानते हैं कि जब मनुष्य के इन चार वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के आखिरी मंडल 10वें मंडल में किया गया तो उसी में कहा गया कि मनुष्य के चार वर्ण हैं जो उसके कर्मों पर आधारित हैं। कहने का मतलब जिस व्यक्ति का जैसा कर्म है उसका वैसा ही वर्ण माना जाएगा। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति इन वेदों में से किसी भी एक वेद का भी ज्ञान हासिल कर लेगा तो वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। अगर उसे 2 वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है तो वो द्विवेदी कहलाएगा। अगर उसे 3 वेदों का ज्ञान है तो वो त्रिवेदी कहलाएगा। अगर उसे 4 वेदों का ज्ञान हासिल है तो वो चतुर्वेदी कहलाएगा। जो व्यक्ति दूसरों की रक्षा करना जानता है, दूसरों के लिए लड़ना जानता है, वो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। जो व्यक्ति व्यापारी होगा, व्यापार करेगा और हमारे समाज में इकोनॉमिक बैलेंस या आर्थिक समावेश बनाकर रखेगा वो कहलाएगा वैश्य। और जो व्यक्ति कृषि करेगा और इन तीनों कैटेगरीज की सेवा करेगा वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? शूद्र। कहने का मतलब जिसका जैसा कर्म उसका जैसा वैसा वर्ण माना जाएगा। अगर एक ही व्यक्ति के 4 पुत्र हैं और चारों पुत्र अलग अलग कार्य करते हैं तो ध्यान रखेंगे वो अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद ये जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर बनाई गई थी इसे कर्म से जन्म के आधार पर बना लिया गया और ये डिसाइड किया गया कि अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र, चाहे उसका कर्म या प्रोफेशन कुछ भी हो। और ध्यान रखेंगे ऐसा माना गया कि ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मा जी के ही शरीर के अलग अलग भागों से उत्पन्न हुए लोग ही क्या कहलाते हैं? मनुष्य के 4 वर्ण कहलाते हैं। जिसे ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से रचा है वो है ब्राह्मण, जिसे अपनी भुजाओं से रचा है वो है क्षत्रिय, जिसे अपने पेट से रचा है वो है वैश्य और जिसे अपने चरणों से रचा है वो है शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको जन्म के आधार पर बना दिया गया और सारे के सारे लोगों को, कैटेगरीज को काम सौंप दिए गए। ब्राह्मणों से कहा गया कि आपका काम है केवल धार्मिक अनुष्ठान करना और वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, इसके अलावा और कोई काम आप नहीं करेंगे। क्षत्रियों से कहा गया आपका काम है बाहरी आक्रमण से देश की सुरक्षा करना और लोगों की रक्षा करना ही क्षत्रिय धर्म बनाया गया। वैश्यों से कहा गया आपका काम है व्यापार करना और इकोनॉमी को मेंटेन रखना और शूद्र का काम था केवल कृषि करना और इन तीनों वर्गों की, इन तीनों कैटेगरीज की सेवा करना ही काम बनाया गया। किसका? शूद्रों का। लेकिन हम सब जानते हैं जैसे ही ये बनाया गया या जैसे ही ये काम किया गया लोहे के आविष्कार के बाद वहीं से हमारे देश में डिवीजन शुरू हुआ और अलग अलग वर्णों के लोग अलग अलग समुदाय और कम्युनिटीज बनाकर रहने लगे। और यही कारण है कि हमारे देश, हमारे समाज में वर्चस्वता, हैगीमोनी हमेशा किसकी रही? ब्राह्मण्स की रही। पावर क्षत्रियों के पास ज्यादा थी लेकिन फिर भी वर्चस्वता ऊपर हमेशा बनी रही ब्राह्मण्स के। और दोस्तों ध्यान रखेंगे द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ ऋग्वेदा, वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, इज नोन एज होत्री, वह होता कहलाता है। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह होत्री या होता कहलाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में, वैदिक सिविलाइजेशन में जितने भी परिवार हुआ करते थे वो पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। और पितृसत्तात्मक का मतलब है कि फैमिलीज में पूरा का पूरा जो डोमिनेंस था वो फादर्स या पिताओं का ही चला करता था। और यही कारण है कि आज भी हमारे देश को पुरुष प्रधान देश बताया गया है और आज भी हमारे परिवारों में, हमारी फैमिलीज में हेड ऑफ द फैमिली या परिवार का जो प्रधान होता है वो किसे माना जाता है? पिता को माना जाता है। और दोस्तों यही कारण है
कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होने वाला शब्द ही क्या है? पिता है। 335 बार, अकेले 335 बार पिता शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में किया गया है, जो ऋग्वेद में इस्तेमाल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है। अभी कंटिन्यू करेंगे हम ऋग्वेद को। कल जब हमारी मुलाकात होगी ऋग्वेद के बारे में हम और चीजों के बारे में जानेंगे कि और किन किन चीजों के बारे में ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके बाद हम बात करेंगे और अन्य 3 वेदों के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे वैदिक काल के रहन सहन और संस्कृति के बारे में, और बस उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे हिस्टोरिक पीरियड पर, ऐतिहासिक काल पर, जहां से आपका असली इतिहास शुरू हो जाएगा, जिसमें हम राजवंशों की, डायनेस्टीज की और मगध के साथ साथ अन्य 15 महाजनपदों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए कल दोबारा से मुलाकात होती है, इसको कंटिन्यू करेंगे। आज से पेड क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने एनरोल करना था वो लोग एनरोल कर चुके हैं। अब और लोगों के लिए एनरोलमेंट कर दी जाएगी पूरी तरीके से समाप्त। चलिए जी, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।